हेलो राधे जी। आइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देख, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, इतना भी नहीं पढ़ेंगे, खैर छोड़ो। ये सब लिखा हुआ इग्नोर करने का, ठीक है। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में दे रखा है सीक्वेंस के हिसाब से कि कौन सी चीज़ें कब डिस्कवर हुई, उनके हिसाब से, ठीक है। तो हमें वैसे देखना है। तो चलिए शुरू करें। रुक जाओ। देखो, तो सबसे पहले है एटॉमिक थ्योरी मतलब जॉन डाल्टन वाली, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वो तूने पिछले चैप्टर में पढ़ी होगी, एक बार देख लेते हैं। और उससे ही पहले एटम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ये तो नहीं ही पढ़ाऊँगा मैं ऑब्वियसली। हाँ तो देख, जो जो मैं रेड पेन से मार्क करता जाऊँ वो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और उसके नोट्स बन जाएंगे। तो एटॉमिक थ्योरी आई थी सबसे पहले, जो जॉन डाल्टन ने दी थी। आपकी वजह से मैं भी तोतला हो गया। हाँ, तो इसके हिसाब से एटम्स कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, और सारा का सारा मैटर एटम्स से मिलके बना होता है। ये वाला मतलब सारा का सारा मैटर टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटम्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन with each other in a fixed simple whole number ratio to form a compound। ओके, बस यही था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक बार तुझे याद आ जाए तो बस इसलिए बताया था, वरना तूने अभी रिवाइज किया है केमिकल वो स्ट्रक पहला चैप्टर, तो उसमें तुझे समझ आ ही गया होगा। एक तो यार मैंने ना बर्फ़ खाई है अभी अभी, तो मेरी ज़बान नहीं ठीक से चल रही है, पता नहीं क्यों। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो देखो, उसके बाद तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे के चला गया जॉन डाल्टन। उसके बाद हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की। इसका हमें क्या क्या समझना है, ये एपरेटस ये सारी कैथोड रेज वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी? जे थॉमसन ने। ऑब्वियसली आपको ये नोट करना है। उसके बाद एक थोड़ी सी अलग कन्फ्यूजन है एनसीईआरटी में। ये जो एपरेटस है ना पूरा का पूरा, देख, जिसमें कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बनती है, मतलब ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर है, मतलब डायग्राम है। ये क्या होती है? एक ट्यूब जिसके अंदर वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर होता है, ये इसकी कंडीशन है, ऑब्वियसली याद रखनी है आपको। और उसके बाद परफोरेटेड एनोड होता है ये कैथोड रे वाले में, मतलब एक बैटरी के, मतलब ये मेटल पार्ट्स होते हैं दोनों, और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो एनोड, नेगेटिव से कनेक्टेड है तो कैथोड, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पीछे रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये है ZnS कोटिंग, जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ठीक है। हाँ, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया वैसे मैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो एपरेटस बना है, मतलब ये जो एपरेटस बनाया गया है, इसकी जो स्टार्टिंग स्टडी थी वो करी थी माइकल फराडे ने, पर एंड में जिसका नाम आता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने में, वो होता है जे थॉमसन का, ठीक है। तो एनसीईआरटी कंफ्यूज करने में बहुत एक्सपर्ट चीज़ है। उसके बाद यही इसकी एपरेटस की कंडीशंस देख लेते हैं। वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर, ठीक है। और ये वाली जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, इस पे जब भी कैथोड रे पड़ती है तो ये चमकती है, ठीक है। और ये पूरी स्टेटमेंट है, अगर ऐसे आंसर लिखना है ना तो ऐसी ये स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं एक बार, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन सिग्निफिकेंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, current start flowing through a stream of particles in the tube from cathode to anode। These were called cathode rays और cathode ray particles, ठीक है। बस इतना ही है, तो ये तुझे याद होगा वैसे भी। तो
इसमें और हाँ, ये चीज़ याद रखने की है ठीक ठाक कि ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ना, इस पे जब ऐसे कैथोड रे पड़ती है तो ये चमकती है और थोड़ी देर के लिए ऐसे स्पॉट बन जाता है। जैसे ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इस पे कैथोड रे पड़ी, चमकी, तो ये ऐसे स्पॉट बन जाएगा थोड़ी देर। ठीक है, तो यही सेम चीज़ होती है टीवी के साथ। ठीक है, व्हेन कैथोड रे हिट जिंक सल्फाइड कोटिंग, अ ब्राइट स्पॉट ऑन कोटिंग डेवलप्ड, और सेम थिंग्स हैपन विद टीवी सेट। ओके, तो अब आते हैं कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ पे। सिंपल, इतना ही एपरेटस में इतना ही तुझे देखना था कि वेरी हाई वोल्टेज, ये सब जितना अंडरलाइन किया हुआ है इतना ही देखना था। और हाँ, ये जिंक सल्फाइड जो होता है ये होता है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। अंतर होता है, देख क्या होता है, एक होता है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, एक होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, दोनों में कुछ फालतू खास अंतर है नहीं, दोनों की सिर्फ स्पेलिंग्स अलग है मतलब दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का सेम काम होता है कि इन पे कैथोड रे पड़ती है तो ये चमकते हैं। ठीक है, सिंपल, तो कंफ्यूज नहीं होना फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स में। ठीक है, उसके बाद देख क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज है सारी कैथोड रे की, ये देख लेते हैं। दे आर इनविजिबल, ओनली बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड with the help of fluorescent or phosphorescent screen which glow when they hit। ठीक है, तो इसमें ऐसे आराम से नोट कर लो कि इनविजिबल होती है, ओनली बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड, और ग्लो, फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो व्हेन दे हिट। ठीक है, सिंपल, तो वो तो अब तुझे छोटे छोटे नोट्स ही बनाने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। ओके, उसके बाद दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अंटिल एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से एक चीज़ थोड़ी क्लियर करना शुरू करियो कि कुछ मतलब ये जितनी भी हैं कैथोड रे और एनोड रे, ये दोनों हैं चार्ज पार्टिकल से बनी हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो वही हमें पढ़ना है और आगे उससे थोड़ी चीज़ें क्लियर होती रहेगी तुझे, यही बताता हूँ। तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं जब तक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो। इफ़ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट दे बिहेव लाइक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सिंपल बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बनी है तो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे डिफरेंस में पूछ सकते हैं ना कि डिफरेंस क्या होता है एनोड रे और कैथोड रे में, तो ये वाली डिपेंड करती है, मतलब ये वाली डिपेंड नहीं करती कि इसकी ट्यूब में कोई भी गैस भर दो, कैथोड रे उस पर डिपेंड नहीं करेगी, एनोड रे ज़रूर करेगी। ठीक है, तो यही सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, ये कैथोड रेज फाइंड आउट हुई और एंड में कंक्लूजन आया कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। क्योंकि ये बीम्स जो थी इन्हें पता लग गया कि ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, और फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बेसिक यूनिट बताया सारे एटम्स का। ठीक है, उसके बाद सीधा ही मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होते ही सीधा प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ। उसके बाद आया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है, साइंटिस्ट काम भी तो करेंगे उस पर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसके बाद ये आया, देखिए, छोड़ो, बड़ी वाहियात बुक है वैसे भी एनसीईआरटी, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने दिया था, और साफ सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा मास उतना कम डिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे रहता है ये, मतलब ये इनकी प्रोपोर्शनैलिटीज़ है, ये आपको याद रखनी है ऑब्वियसली।
ऐसे होता है ना, देख, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं ई से और मास एम सिंपल, ठीक है। तो ऐसा होता है चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे लिख ले, चार्ज टू मास रेशियो इक्वल टू, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है तुझे। उसके बाद डिफ्लेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस में नापी जाती है, वोल्टेज में, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ टेस्ला में नापी जाती है शायद, तो वो होता होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, यही याद रखना है आपको चार्ज टू मास रेशियो में। बाकी आगे देख लेंगे, अभी एक छोटी सी चीज़ है। हाँ तो देख, ये वाला एक डायग्राम है, इसमें क्या बताया हुआ है, ये वही है कैथोड एनोड, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है सिंपली। तो ये ऐसे ही एक ग्लास ट्यूब है, बस इसका थोड़ा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर अजीब है, ठीक है। तो यहाँ से कैथोड रे निकली, यहाँ एनोड को पास करी और आगे गई। अब आगे इन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेट रख रखी है, ठीक है। तो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये ब्लू वाले ऐसे पैड्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, और ये ब्लैक वाली पूरी की पूरी चीज़ मैग्नेट है। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी तो जो ये कैथोड रे थी ए की तरफ गई, ठीक है। जब इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करी, जब तो ये कैथोड रे सिर्फ सी की तरफ गई। और जब इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को केयरफुली मतलब बैलेंस किया तो ये बीम एकदम सीधी बी पे गई, ठीक है। तो बस ये समझने लायक है, तो फालतू का कुछ याद वाद करने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद मतलब ये चार्ज टू मास रेशियो के बाद डिस्कवर हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये डिस्कवर किया था R.A. मिलीकन ने, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था, ठीक है। ये मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये पढ़ लियो, मतलब छोड़ मैं ही पढ़ा देता हूँ, क्या दिक्कत। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मतलब स्प्रे मार रहा होगा बेचारा, बुरे 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 दिन आ रखे होंगे किसी के जो ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है। मिस्ट मतलब ऑयल ड्रॉपलेट इन फॉर्म ऑफ मिस्ट produced by atomizer were allowed to enter through tiny holes in the upper plate। इतना बोरिंग काम नहीं करूँगा यार मैं, गंदी बात है, ठीक है। तो ये वाला ना मतलब ये वाला बस एक बार पढ़ लियो, वरना बहुत ही गंदे चांस होंगे, बहुत ही लिचड़ पेपर होगा अगर ये सब पूछा जाए तो, ठीक है। तो ये जो R.A. मिलीकन था, इसने क्या दे दिया था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे दिया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया हमें, और इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज टू मास रेशियो मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये पूरा का पूरा टेबल बन गया ठीक है। ये मतलब इसी के बीच में प्रोटॉन और मतलब ये जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है ना, ये इस टेबल के बाद मतलब ये टेबल इसके बाद आना चाहिए, पर यहाँ बस दे रखा है, जिससे आपको अभी अभी आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, चार्ज टू मास रेशियो पढ़ा है, आप सीधा इसे याद कर लो, और वेरी सिंपल, ठीक है। थोड़ा 19-20 का फ़र्क तो चलता ही रहता है, NCERT, ठीक है। तो देख, ये वाला था टेबल, इसे आप याद कर लीजिएगा, वेरी सिंपल टेबल, ऑब्वियसली करना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई थी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिल गया, इलेक्ट्रॉन का ई टू मास रेशियो मिल गया, मतलब चार्ज टू मास रेशियो मिल गया, ठीक है। अब आते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी पे, ठीक है। प्रोटॉन डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने, वेरी सिंपल, बहुत सही इंसान था। उसके बाद एनोड रे एक्सपेरिमेंट से किया विद, मतलब इस वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन वाले में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था विद परफोरेटेड एनोड, ठीक है, क्योंकि कैथोड रे ऐसे जाके एनोड से पास करती है, तो एनोड को परफोरेट होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है,
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विद परफोरेटेड कैथोड, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसी को मतलब ये इसका एक नाम है एनोड रे एक्सपेरिमेंट विद परफोरेटेड कैथोड, ये दूसरा नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और ये क्या है यार, अलग अलग है, सॉरी सॉरी। एनोड रे एक्सपेरिमेंट एक नाम है इसका, ये वाला, और दूसरा नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विद परफोरेटेड एनोड, ठीक है। ये दो नाम है इसके। और मतलब ये जो प्रोटॉन्स की रेज होती है इन्हीं को बोलते हैं कैनाल रेज, ठीक है। तो ये भी एक नाम हो सकता है इसका, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैनाल रेज की डेफिनेशन सिंपल सी क्या है, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हाँ एक सेकंड, पीछे अंडरलाइन नहीं किया ना हमने, जो आपको याद करना हो तो आपको इसमें ये याद करना है, ये वाला याद करना है, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। ये याद करना है चार्ज टू मास रेशियो किसने फाइंड किया, किससे फाइंड किया, ठीक है। और बस ये पूरा टेबल, ठीक है। आगे देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ख़त्म, मतलब चल रही है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड हो गया, बहुत सिंपल काम था, वैसे ही प्रोटॉन फाउंड हो गया, ठीक है। तो इसका एपरेटस देख लेते हैं, मतलब एपरेटस सेम है, इसकी बस थोड़ी कंडीशंस हैं एक दो। तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सीधा सीधा कैनाल रेज की। इनविजिबल है, ट्रेवल एट हाई स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, सेम टू सेम, ठीक है। इसका ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस इन ट्यूब, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच, ये बहुत काम का पॉइंट है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑब्वियसली प्रोटॉन का है। और द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। इस वाले में मतलब कैनाल रेज में चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। और सेम इनका भी बिहेवियर वैसा ही है, मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी डेविएट होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, बस एकदम अपोजिट कैथोड रे से। कैथोड रे नेगेटिव बिहेवियर शो करेगी, ये पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे। और ये भी प्रोड्यूस करते हैं ग्लो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, ये याद रखना है। उसके बाद बाय दिस एक और कंक्लूजन आया कि लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन, ये प्रोटॉन की डेफिनेशन है, ठीक है, देख ले। तो लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजन, मतलब जब उस एपरेटस में, अजीब सी दिखने वाले एपरेटस में, ट्यूब में हाइड्रोजन भरी गई, तो उससे जो पॉजिटिव आयन आया लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट, उसे कहते हैं प्रोटॉन, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी जेम्स चैडविक ने, ओके। बड़ा अजीब सा डिस्कवरर था, नाम बड़ा गंदा है मतलब इसका। तो इसकी डिस्कवरी हुई बाय बोम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो गया, हो गया ठीक। हाँ तो देख क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी, जेम्स चैडविक ने, ठीक है, बाय बोम्बार्डिंग थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। रुक जाओ, इसका डायग्राम होगा शायद यहीं कहीं, देखते हैं। ओके, इसका डायग्राम नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे कोई बेरिलियम की शीट है, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स की छोटी छोटी सी रेज आ रही हैं, उन्होंने इसे पास किया, इन्होंने उस पर चार्ज निकाल लिया मतलब पता कर लिया न्यूट्रॉन है। इसका हमें ना वो एपरेटस वगैरह पढ़ना होता नहीं है फालतू में, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हूँ मैं आपको। तो हाँ, अल्फ़ा ये वाला ज़रूरी पार्ट है इसमें कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस, ठीक है। ये पहले ही बताया था शायद कभी तुझे, तो ये याद रखियो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इतना ही है बस। और हाँ देख, एक चीज़ रहती है कन्फ्यूजन की, जैसे ये देख यहाँ पे क्या है,
बाय बोम्बार्डिंग थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फ़ा पार्टिकल्स। यहाँ भी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बोम्बार्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में अल्फ़ा पार्टिकल्स चल रहे हैं तो सेम सेम एक्सपेरिमेंट लगते हैं कभी कभी, ठीक है, पर बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने एटम का पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल्स से, और इसने ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट किया था प्रोटॉन का पता, न्यूट्रॉन का पता करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मिल गए अब हमें, तो अब हमारे पास क्या आएंगे, एटॉमिक मॉडल्स। अब फ़ायदा भी तो उठाना है जो चीज़ मिली है उसका। आइए देखते हैं। तो एटॉमिक मॉडल्स तीन है हमारे पास, तीन चार हैं, ठीक है। थॉमसन मॉडल, और उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल है ये वाला, उसके बाद फिर बोहर्स मॉडल है, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो वाला तो सर के ऊपर से ही जाता है खैर हमेशा। तो बोहर्स वाले तक देखते हैं, अच्छा खासा मॉडल है। तो थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल काउंट होते हैं उन मॉडल्स में जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। तो पहले थॉमसन मॉडल देख लेते हैं, 1898 में आया था, ठीक है। प्रपोज्ड दैट एटम इज स्फेरिकल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेडियस 10⁻⁻10 मीटर अप्रॉक्स, ये इसकी बात ठीक है, ठीक है। अब हम मतलब जो जो ये बातें बोलेंगे हम देखेंगे कि सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, ठीक है। उससे क्लियर होता जाएगा कि ड्रॉबैक क्या थे इनके, ठीक है। प्रपोज दैट एटम हैज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बात भी इसकी सही है, बिल्कुल सही है, एटम के पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्लम पुडिंग, मतलब इसका जो थॉमसन का मॉडल था ना, वो प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल कहते थे उसे। इसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज जो था वो रेड पार्ट था वाटरमेलन का, और जो सीड्स थे मतलब काले वाले बीज, वो नेगेटिव पार्ट था, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस हिसाब से पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि वाटरमेलन में रेड वाला पार्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जो कि होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये वाली बात इसकी गलत हो गई थी, ठीक है। तो यही इसका ड्रॉबैक बना बाद में, ठीक है, कि ये स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ये बात ही बोल दी थी। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने का मतलब है कि साथ साथ रख रखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की चीज़ें, और कोई भी बैरियर नहीं है उनके बीच में, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि अट्रैक्शन फोर्सेस है, रिपल्शन फोर्सेस है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद थॉमसन मॉडल गया, तो थॉमसन मॉडल के डायरेक्ट बाद रदरफोर्ड का मॉडल नहीं आएगा। थॉमसन मॉडल के बाद इन सब चीज़ों की डिस्कवरी होगी पहले, ठीक है, फिर रदरफोर्ड इन सब चीज़ों से सीखेगा, तब रदरफोर्ड अपना मॉडल देगा, ठीक है। तो आओ अब थॉमसन के बाद क्या क्या हुआ वो देखते हैं। थॉमसन के बाद एक्स रेज आई, ठीक है। एक विलियम, पता नहीं कैसा गंदा नाम है, विलियम रॉयंटगन होगा कुछ। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बार कैथोड रे को हैवी मेटल से, मतलब हैवी मेटल डेंस मेटल से स्ट्राइक करवा दिया था, ठीक है। तो इन्हें दिखा कि इससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यही एक्स रेज का ओरिजिन होता है कि कैथोड रे को हैवी या डेंस मेटल से स्ट्राइक करा दो तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। अब देख क्या था, हाँ यहाँ पे अब तुझे क्लियर होगा। कैथोड रे, एनोड रे जो थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से मिलके बनी थी, पर ये जो जितनी भी रेज हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, मतलब क्वांटा कहते हैं, आगे चल के अभी पता लगेगा, उनसे मिलके बनी होती है, मतलब एनर्जी के स्मॉल पार्टिकल्स से, वो चार्ज नहीं होते।
तो जितनी भी चार्ज नहीं है, मतलब जितनी भी रेज चार्ज नहीं है, वो सारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। या फिर उल्टा कह लो कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आना चाहती हैं उन पे चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बातें रहती हैं। तो एक्सरे, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। दे डू नॉट डिफ्लेक्ट बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, चार्ज नहीं है इस पर, तो ये दोनों डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे इसे। वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसकी, ठीक है, कहीं से भी आर पार हो सकती है। और एक्स रेज आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। बस इतना ही। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है आगे मैं ठीक से समझाऊंगा, और तो और समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये प्रॉपर्टीज़ आपको ऑब्वियसली याद करनी है, लिख लेना, ठीक है। फिर आता है, मतलब एक्सरेज डिस्कवर हो गई, अब आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ये हेनरी बेकोरल ने डिस्कवर करी थी। ऑब्जर्व दैट सर्टेन एलिमेंट्स एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे पड़े पड़े रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी, और एलिमेंट्स को बोला गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इस डिस्कवरी के बाद 3 पार्टिकल्स मिले, अल्फ़ा रे पार्टिकल्स, ठीक है, एक्स बीटा रे पार्टिकल्स और गामा रे पार्टिकल्स, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ना है हमें। तो आओ पहले अल्फ़ा रे पार्टिकल्स को देखते हैं। अल्फ़ा रे पार्टिकल्स क्या है, सिंपल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस है ये। तो और अल्फ़ा रे पार्टिकल्स कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकते क्योंकि उन पे चार्ज है, ठीक है। डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि चार्ज है तो दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिफ्लेक्ट कर देंगी, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है, हाफ, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ EM रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बस ये एक अजीब सा रिलेशन है, ज़रूरत नहीं है कुछ खास याद रखने की। अल्फ़ा रेज की ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप याद रखना चाहो रख लेना, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी में ये याद रखना है कि हेनरी बेकोरल, जो भी नाम है इसका, इसने सर्च करी थी, वो तो पता ही है रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, इतना तो याद रह ही जाता है आपको, इतना भरोसा है मुझे, ठीक है। और तो फिर आती है बीटा रेज, मतलब बीटा रेज, बीटा पार्टिकल्स, ये देख बीटा पार्टिकल्स ही मिलके बीटा रेज बनाएंगे, तो कुछ भी बोलो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये होती है नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन जैसी होती है ये, ठीक है। फिर बीटा रेज होती है, मतलब बीटा रेज की वेलोसिटी ज़्यादा होती है अल्फ़ा रेज से, इस चीज़ पे बाद में आते हैं, ठीक है, अभी और देखते हैं। फिर है गामा रेज, गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, तीनों में, अल्फ़ा बीटा और गामा में, गामा की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, और यही सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के लिए मतलब। और अल्फ़ा बीटा गामा रेज तीनों फोटोग्राफिक प्लेट पे इफ़ेक्ट शो करती है। अल्फ़ा बीटा गामा रेज शो इफ़ेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट मतलब ZNS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट पे जब तीनों पड़ती हैं तो उस पर इफ़ेक्ट दिखता है, पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन शो करता है, बीटा रेज, ड्यू टू हाईएस्ट E/M रेशियो, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस पे आते हैं वापस। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है अल्फ़ा बीटा और गामा की ऐसे होती है, अल्फ़ा की अगर 1 है तो बीटा की 100 होगी और गामा की 1000 होगी, ठीक है। अल्फ़ा रे से 100 टाइम्स ज़्यादा होती है बीटा की, और अल्फ़ा रे से 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, सिंपल। बस इतना ही है अभी, चलो निकलो अब दूसरी वीडियो में आना, भागो भागो।